नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका परीक्षा.com पर। जैसा कि हम पढ़ रहे हैं हिंदी साहित्य का इतिहास, तो सबसे पहले हमने बात की थी आर्यंस के बारे में, क्योंकि वो आर्य भाषा को लेके आए, आर्य ही बाद में चल के संस्कृत हुई। उसके बाद हमने भाषाओं का वर्गीकरण किया, जो हमारी प्राचीन भारतीय आर्य भाषा थी उसका वर्गीकरण किया। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा थी, उसके बारे में हमने बात की। उसके बाद हमने आधुनिक आर्य भाषा के बारे में बात की दूसरी वीडियो में। तीसरी वीडियो में हमने बात की प्राचीन हिंदी के बारे में, मध्यकालीन हिंदी, ठीक है। उसके बाद आधुनिक हिंदी, उनका टाइम पीरियड बताया था, ठीक है। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का हमने टाइम पीरियड बताया था 1500 से 500 BC का। और उसके बाद मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा का हमने टाइम पीरियड बताया था 500 BC से 1000 AD का। और आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का हमने टाइम पीरियड बताया था 1000 AD से अब तक का समय। उसके बाद तीसरी क्लास में हमने बात की थी प्राचीन हिंदी की, जिसका टाइम पीरियड हमने 1100 से 1400 तक बताया था, ठीक है। उसमें कैसे कैसे बताया था कि अवहट और अपभ्रंश में हिंदी के शब्द हमें नज़र आने लगे थे, ठीक है। वो शिशुकाल कहलाया था हिंदी का, ठीक है। ऐसे मध्यकालीन हिंदी में हमें भाषा का रूप स्पष्ट दिखाई देने लगा, जिसमें खड़ी बोली, ठीक है, आपकी ब्रज भाषा, अवधी, ये 3 लैंग्वेज ज़्यादातर साहित्य में विकसित हुई। उसके बाद हमने बात की थी मध्यकालीन हिंदी की। मध्यकालीन हिंदी में के बाद हमने बताया कैसे कि मैं भारतेंदु हरिश्चंद्र वगैरह, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध के बारे में बताया था कि उन्होंने क्या क्या किया, ठीक है। अब उसी श्रृंखला में हम चौथी वीडियो लेके आए हैं, जिसमें हम बात करेंगे आदिकाल की, जिसको क्या बोला जाता है, वीरगाथा काल। थोड़ा सा हम इतिहास की बात करें तो हर्ष के शासनकाल पर आज बात करेंगे। थोड़ा सा हर्ष के शासनकाल में क्या हुआ था कि जब जो छोटे छोटे उसके अधीन जो साम्राज्य थे वो अलग अलग अपने राज्य बना लिए थे, तो ऐसे में विदेशी आक्रमण हुए, जिससे कि हमारी जो हिंदुस्तान है उसकी क्या थी, स्थिति और दयनीय हो गई थी। तो उस समय जो छोटे छोटे राज्य और उनके जो राजा थे वो कवियों और इनको आश्रय देने लगे। उससे क्या हुआ, एक साहित्य पनपा, ठीक है। क्या हुआ कि रासो साहित्य लिखे जाने लगे। तो रासो शब्द की हम बात करें कि जो हमारे फ्रेंच क्या में इतिहासकार रहे, जिनका नाम गार्सा दी तासी था, उन्होंने बताया कि ये जो रासो शब्द है राजसूय से आया है। राजसूय जो कराए जाते थे कि उससे निकल के आया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बताया कि ये रसायन शब्द से निकल के आया है। कई कवियों ने अलग अलग इसके तथ्य दिए, ठीक है। तो हम हर्षवर्धन के शासनकाल में क्या हुआ, जो चीनी यात्री हेनसुआंग आए थे, इन्होंने हर्ष के जो साम्राज्य की जो भव्यता का क्या वर्णन किया है हेनसुआंग ने, ठीक है। फाहियान सबसे पहले चीनी यात्री माने जाते हैं, जो चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम में आए थे। हेनसुआंग ने क्या किया कि नालंदा विश्वविद्यालय से यहाँ की शिक्षा ग्रहण की, बौद्ध धर्म की। उसके बाद ये हर्षवर्धन के प्रभाव में आए। हर्षवर्धन शैव समुदाय को बिलोंग करते थे। इन्होंने इनके संपर्क में आने के बाद बौद्ध धर्म का प्रचार वगैरह किया, ठीक है। बहुत सारी कहानियाँ इनकी प्रयाग की और वो सब इतिहास का मुद्दे हैं। तो चीनी यात्री जो हेनसुआंग आए थे, इनका समय था 636 से 645 का। सबसे पहले देखेंगे हम आदिकाल। आदिकाल का जो समय बताया जाता है वो क्या है, 983 ईस्वी से 1318 ईस्वी का, ठीक है। तो कुछ इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट है। मैंने बताया रासो साहित्य क्या होते थे, बताया आश्रयदाता राजाओं की प्रशंसा, शौर्य, वीरता और आक्रम को दर्शाया जा रहा था। जो राजा द्वारा कवियों को आश्रय दिया जा रहा था, वो उस राज्य की प्रशंसा, शौर्य, वीरता और पराक्रम को दर्शाते थे, ठीक है। आदिकाल की भाषा का क्या स्वरूप था, बहुत सारे स्वरूप थे उसके, जैसे कि लोक भाषा में लिखित अपभ्रंश साहित्य, यानी जो आम बोलचाल की भाषा थी उसमें अपभ्रंश साहित्य लिखे गए, ठीक है। राजस्थानी मिश्रित अपभ्रंश साहित्य लिखे गए, ठीक है। मैथिली मिश्रित अपभ्रंश साहित्य लिखे गए। खड़ी बोली मिश्रित देसी भाषा साहित्य लिखे गए, ठीक है। ये लगभग कॉमनली ये 4 तरीके की भाषाओं का साहित्य उस समय पनपा था, ठीक है। अब अपभ्रंश साहित्य की बात करेंगे, ठीक है। राहुल सांकेतियान, इनका नाम थोड़ा सा ध्यान रखना आप, इनको महापंडित भी कहा जाता है। इन्होंने यात्रा साहित्य, हिंदी में साहित्य और कविता वगैरह बहुत जगह अपना योगदान दिया है। इन्होंने बोला था जो सिद्ध साहित्य जब लिखे गए अपभ्रंश साहित्य में, कि इन्होंने बोला 84 सिद्ध हुए हैं, किसमें, सिद्ध साहित्य में, ठीक है। तो हमें उन सब के बारे में नहीं जानना है, 84 के बारे में। हमें अपने
एग्ज़ाम के लिए देखना है कि कौन से इम्पोर्टेंट थे। ठीक है, सर हप्पा सबसे फेमस हुए या सबसे प्रसिद्ध कवि थे जिन्होंने दोहा कोश की रचना की। ठीक है, सवरप्पा ये 4 पाद इन्होंने लिखा। ठीक है, इसकी रचना की। लुइप्पा ये क्या थे, यहाँ तक ये शिष्य थे। सरप्पा के शिष्य सवरप्पा और सवरप्पा के शिष्य लुइप्पा। ठीक है, कणप्पा के बारे में थोड़ा सा देख लेंगे। कणप्पा ने भी दोहा कोश लिखा और कड़पात गीतिका इन्होंने इसकी रचना की थी। ठीक है, तो हमें सिद्ध साहित्य के बारे में ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं है, केवल इनके 2-3 हो गए कि इन्होंने क्या रचना की। देखिए, मनुष्य को सहज जीवन जीना चाहिए। ठीक है, और पाखंड और आडंबर से इनका विशेष विरोध था। ये उसका विरोध करते थे, जो पाखंड और आडंबर रचते थे उस समय के पंडित वगैरह, उसका विरोध करते थे। ठीक है, इनका एक फेमस कोटेशन है, सहज भोज मार्ग जीव को महासुख की ओर ले जाता है। यानी जो सहजता मनुष्य के अंदर होनी चाहिए वो हमें इस जीवन में महासुख की प्राप्ति का एक साधन है। ठीक है, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। राहुल सांकेत्यान के बारे में बताया, इन्होंने तिब्बत से लेके और साउथ तक भ्रमण किया था और बहुत सारे कवियों के बारे में बताया। ठीक है, उसके बाद हम चलेंगे जैन साहित्य पे। तो जैन साहित्य में भी बहुत सारे कवि हुए। ठीक है, जैन जिन्होंने महावीर के बारे में बताया, किसी पर्सन के बारे में बताया, किसी व्यक्ति के में जो जैन समुदाय में परिवर्तित कैसे हुआ उसकी कहानियाँ लिखी गई। तो किसमें, जैन साहित्य में लिखी गई। तो सबसे पहले जो जैन साहित्य के कवि माने जाते हैं वो माने जाते हैं शंभु। शंभु की जो फेमस रचनाएं पहुम चरियु और नेमी चरियु अक्सर कर एग्जाम में पूछ ली जाती हैं। ठीक है, इनको ध्यान रखना। पुष्यदंत ने जो लिखा महापुराण जसहर चरियु। महापुराण में जो हमारे तीर्थकर हैं, 24 तीर्थकर माने जाते हैं जैन समुदाय में। तो सबसे पहले ऋषभदेव हुए। ऋषभदेव से लेकर वर्तमान महावीर तक के सारे इन्होंने तीर्थकर के बारे में बताया है महापुराण में। धनपाल हुए। धनपाल ने भविष्यत कथा लिखी, इसकी रचना करी। देवसेन ने श्रावकाचार की रचना की। शालिभद्र सूरी ने भरतेश्वर बाहुबली। ओम प्रभु सूरी हुए, इन्होंने कुमारपाल की रचना की। मेरुतुंग हुए, इन्होंने चिंतामणि की रचना करी। आसंगु हुए, इन्होंने चंदनबाला रास की रचना की। हेमचंद्र थोड़े से इम्पोर्टेंट है, इनके बारे में थोड़ा बहुत ये जानेंगे कि इन्होंने शब्दानुसार और छंदानुसार की रचना की, जिसे हेमचंद्र को अपभ्रंश भाषा का पाणिनि कहा जाता है। इस बात का ध्यान रखना। या इन्होंने अपभ्रंश भाषा की व्याकरण लिखी। ठीक है, और इन्हें अपभ्रंश भाषा का पाणिनि भी कहा जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखने वाली चीज़ है, हेमचंद्र शब्दानुशासन और छंदानुशासन की रचना करी। उसके बाद नाथ साहित्य में सिद्धमत 2 समुदाय थे, सिद्धमत और नाथमत। यानी सिद्धमत वो थे जो मत्स्येंद्र नाथ को मानते थे, और नाथमत समुदाय के वो लोग थे जो गोरखनाथ को मानते थे, यानी गोरखनाथ को अपने गुरु मानते थे। दरअसल ये नाथ समुदाय कहीं से नहीं निकला, ये बौद्ध धर्म से ही निकला। जो बौद्ध धर्म में वज्रायन और सहजनयन, ये जो 2 समुदाय थे, जैसे महायाना वज्रायना। ठीक है, तो वज्रायन समुदाय से ही ये निकले हुए माने जाते हैं नाथ समुदाय। ठीक है, तो एक कहा जाता है कि जो गोरखनाथ थे, इनके गुरु कौन थे, मत्स्येंद्र नाथ ही थे। इनके गुरु भाई कौन से, चौरंगी नाथ। ठीक है, जिन्होंने प्राण संकली की रचना करी और गोरखनाथ ने चरपनाथ की रचना करी। तो ये एक बड़ा फेमस कोटेशन है या कहावत है, जाग मत्स्येंद्र गोरख आयो। ये इसलिए कहावत फेमस है क्योंकि कोई ना कोई कारण रहा होगा। वो कारण ये था कि जो मत्स्येंद्र नाथ थे, जो गोरखनाथ के गुरु माने जाते थे, ये नारी आचरण में फंस गए थे। क्योंकि गोरखनाथ एक ब्रह्मचर्य को अपनाते थे। नाथ समुदाय क्या था कि ये ब्रह्मचर्य को अपनाता था। तो ये ब्रह्मचर्य को अपनाने के बाद भी ये नारी आचरण में फंस गए थे। तो इसलिए इन पर ये कहावत बनी थी कि जाग मत्स्येंद्र गोरख आयो। ठीक है, ये आपका यहाँ पे अपभ्रंश साहित्य ख़त्म होता है। ठीक है, इसके बाद हम रीतिकाल के बारे में बात करेंगे।
हिंदी साहित्य के बारे में बात करेंगे। ठीक है, जैसे जैसे बढ़ता जाएगा ऐसे ऐसे हम धीरे धीरे बढ़ाते जाएंगे। और एक चीज़ ये है कि अगर आप इस वीडियो को मेरी को देख रहे हैं तो ये आपके एग्ज़ाम के लिए पूरी तरीके से पूर्ण है। आपको कहीं और से कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। क्रम वाइज तरीके से मैंने कोशिश करी है कि मैं आपको ये हिंदी बता सकूं। और हिंदी में अगर आप सोचोगे कि मैं ये क्या कि मैं आप पूरी तरह डिटेल में बताइए, तो हिंदी का क्या है, हिंदी एक समुद्र की तरह है, हमें केवल उसमें से एक बाल्टी की तरह पढ़ना है। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहे हैं या जनरल नॉलेज के लिए भी या जनरल उसके लिए भी पढ़ रहे हैं कि हमारी मातृभाषा हिंदी है तो हमें जानना चाहिए कैसे कहाँ से हिंदी आई, तो उसके लिए भी ये सफिशिएंट है। आप कहीं पे भी बोल सकते हैं कुछ भी, क्या कि अगर आप इतना भी बता देंगे किसी को तो वो समझेगा कि हाँ वाकई में इनको ज्ञान है हिंदी के बारे में। तो हमें केवल अपने क्या कि मैं एग्ज़ाम के लिए पढ़ना है, ना कि हमें उस पर कोई PhD वगैरह कुछ करनी है। ठीक है, तो ये आपके लिए सफिशिएंट है। अगर ये वीडियो हम यहीं पे समाप्त करेंगे। अगर आपको ये पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नहीं पसंद आई हो तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। धन्यवाद, नोट कर सकते हैं।